जितेंद्र सिंह एक बड़ा बिजनेसमैन है। हर महीने वो करोड़ों कमाता है। लोगों में उसका रोला चलता है। हर बिजनेसमैन जितेंद्र सिंह का उदाहरण दिया करता है। एक रात को जितेंद्र सिंह डिनर कर रहा था कि तभी उसका बेटा आलोक किसी लड़की के साथ घर आया। पापा, ये दिव्या है। तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो ना बेटा। दोनों को इग्नोर करके जितेंद्र सिंह बस खाने पे ध्यान दे रहा था। पापा, आपसे कुछ बात करनी है। तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती है। अरे पर मैंने तो शादी की बात की तक नहीं है। पर करने तो वाला था ना। तू मेरा ही खून है। तेरे चेहरे के हाव भाव से समझ जाता हूँ कि क्या बात करने वाला है तू। पर पापा, दिव्या में खराबी क्या है? इसके पापा भी बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारा तो स्टेटस भी सेम है। फिर भी तू शादी नहीं कर सकता है इससे। मैं 32 साल का हो गया हूँ। मेरी उम्र में लोगों के बच्चे तक हो जाते हैं और आप मुझे शादी करने ही नहीं दे रहे हो। अगली बार तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखूंगा। अंकल, क्या आप आलोक की शादी किसी और लड़की से करवाना चाहते हो? तो कह दो, मैं खुशी खुशी आलोक को छोड़ दूंगी। जितेंद्र सिंह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। आलोक उसे पीछे से आवाज भी लगाता है, पर वो कुछ नहीं कहता है। पापा, क्या दिव्या सही कह रही है? बोलिए पापा, बोलिए। आलोक भी पीछे पीछे जितेंद्र सिंह के कमरे में आ जाता है। क्या आपने मेरी शादी के लिए पहले से कोई लड़की ढूंढ के रखी है पापा? नहीं, 32 साल पहले हम दो भाई थे। मैं बड़ा था, देवेंद्र मुझसे छोटा था। क्या मेरे कोई चाचा भी थे? हाँ बेटा, ये कहानी कभी दोहराना नहीं चाहता हूँ। फिर भी तुझे समझाने के लिए सुना रहा हूँ। ये बात 32 साल पहले की है। हम दोनों भाई एक साथ कारोबार किया करते थे। दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमें कारोबार में कुछ खास उन्नति नहीं मिल रही थी और इसी बीच तेरी माँ भी गर्भवती थी। भैया, मैं चाचा बनने वाला हूँ, आप पापा बनने वाले हो। हाँ जानता हूँ, पर ये खुशी भी मुझे खुश नहीं कर पा रही। भैया, क्या हुआ? आप खुश नहीं हो? छोटे, इस बार कारोबार में बहुत बड़ा घाटा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि सब कुछ बेचना पड़ सकता है। ऊपर से आंचल भी गर्भवती है। तभी आंचल आती है। क्या बात चल रही है दोनों भाइयों के बीच? आंचल, हमारे ऐसे हालात नहीं है कि बच्चे को अच्छी जिंदगी दे सके तू। क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चा तो अपनी किस्मत खुद लाता है। हो सकता है इसके आने से हमारी किस्मत बदल जाए। तभी दरवाजे पे एक साधु आता है। भाभी साहब, आप देखो कौन आया है दरवाजे पे। फिर से उधारी वाले पैसे लेने कोई आया है। कल सवेरे आना, हमारे घर की हालत कुछ ठीक ना है। मन्ने सब खबर है बेटी। तू पेट से है ना? थारे पति का कारोबार डूब चुका है। उधारी वाले पैसे दे को नहीं पा रहे हो। आंचल साधु को घर के अंदर ले आती है और हम हाथ जोड़ के साधु से उपाय मांगते हैं हमारी परिस्थिति बदलने के लिए। मैं उपाय बताने ही तो आया हूँ, पर तुम लोग वो सब करोगे उपाय के लिए जो मैं कहूँगा? जी साधु जी, करोगे के? देवी माँ तुम लोग से क्रोधित है, इसलिए इतना कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ। उन्हें एक कुंवारी लड़की की बलि देनी होगी। फिर देखो घर में कैसे लक्ष्मी की कृपा होगी। हम लड़की कहाँ से लाएंगे?
वो मुझे नहीं पता है। कल अमावस की रात है। कल रात 1:45 पे जंगल के बीचों बीच लड़की को ले आना। साधु ये बोलकर चले गए। हम किसी मासूम को मार थोड़ी सकते हैं अपने मतलब के लिए। और दूसरा उपाय कोनी है। वैसे भी हम थोड़ी लड़की को मारेंगे, वो साधु मारेगा। पर हम तुम्हारी लड़की ढूंढेंगे कहाँ से? अरे भाई साहब, काली है ना। अरे उसके तो माँ बाप भी नहीं है। वही तो अच्छी बात है। कल मैं उससे झूठ मूठ की शादी कर लूंगा और रात को देवी माँ के दर्शन के बहाने उसे जंगल ले जाएंगे। हम सब ने वैसा ही किया। देवेंद्र ने काली के गले में नकली मंगलसूत्र डाला और फिर रात को उसे जंगल ले आया। ये तो काली माँ है। हाँ हाँ, इसीलिए तो लाए हैं तुम्हें। काली माँ से आंखें बंद करके कुछ मांगो। हे काली माँ, हमारे पति देवेंद्र को हमेशा खुश रखिएगा और हमारे परिवार को खुशियों से भर दीजिएगा। पीछे से साधु तलवार से काली का गला काट देता है। काली का पूरा खून काली माँ के पैरों पर गिरता है। काली वहीं तड़प के मर जाती है। बलि के बाद हमारी किस्मत बदल गई। हर तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा था। जो भी नए कारोबार की शुरुआत करते थे, अपने आप वो आसमान की ऊंचाई तक पहुंच जाता था। दिन बीते और आंचल बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। भाई साहब, लड़का ही होगा। कुछ भी हो, भगवान की कृपा से बस दोनों सही सलामत रहे। तभी उनके सामने से उसी साधु बाबा की लाश जा रही थी। दोनों भाई लाश देखकर हक्के बक्के हो गए। अरे, इनकी मौत कैसे हुई? जंगल में किसी ने गला काटकर लाश ऊपर टांग दी थी। दोनों भाई बुरी तरह डर जाते हैं। तभी डॉक्टर आता है और कहता है, देखिए, आपका बच्चा तो सही सलामत है, पर आपकी पत्नी का बुरा हाल है। ना जाने कैसी कैसी बातें कर रही हैं। जाके प्लीज देखिए। आंचल पागलों की तरह यहाँ वहां नाच रही थी, जबकि वो खड़े होने की हालत में भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं चाची बन गई। हे काली माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं चाची बन गई। आंचल! आप कहाँ थे? आप चाचा बन गए। अब हमारे भी बच्चे होंगे। होश में आ आंचल। कौन आंचल? मैं तो काली हूँ। अब मैं तुम सबको मार दूंगी, फिर हम सब साथ रहेंगे। वो साधु को तो मैंने पहले ही मार दिया। अब देवेंद्र की बारी है। काली देवेंद्र को जमीन पर उठा के पटक देती है। तभी देवेंद्र बेड के नीचे आंचल की लाश देखता है। भाई साहब, बच्चे को लेके भागो। काली ने भाभी को भी मार दिया है। तुम लोगों ने मुझसे झूठी शादी करवाकर मेरी बलि चढ़ा दी ना, तो अब इस परिवार में जो भी शादी करके आएगा उसे मैं मार दूंगी। काली ने देवेंद्र के सीने पर बहुत वार किए और मैं तुझे लेकर वहां से भाग गया था बेटा। और मैं शहर आके एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। आपने इसीलिए मेरी शादी नहीं की? हाँ बेटा, बहुत रात हो गई है। अब तू दिव्या को घर छोड़ा। आलोक दिव्या को घर छोड़ने के लिए कार में है। मैंने तेरे पापा की पूरी बात सुनी, पर आलोक, वो पुरानी बात है। अब ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था। वो देख, वहाँ मंदिर है। चल हम शादी कर लेते हैं, फिर कुछ महीनों बाद पापा को बता देना। हाँ, वैसे भी काली सच में थोड़ी होगी। हाँ, ये सही है। कुछ दिनों बाद पापा को यकीन भी हो जाएगा कि काली वाली कुछ नहीं है। दोनों जैसे ही मंदिर में शादी करते हैं, बाहर जोर जोर की आंधी चलने लगती है। वो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और फिर
जब मंदिर से बाहर कदम रखते हैं, अचानक कोई दिव्या का पैर पकड़कर घसीटता है। आलोक! आलोक! आलोक को दिव्या दिखाई नहीं दे रही। दिव्या, दिव्या कहाँ हो तुम? दिव्या! तभी आलोक देखता है दिव्या की लाश एक पेड़ से लटक रही है और कोई आलोक का नाम पीछे से लेता है। आलोक जैसे ही पीछे देखता है, कौन है? पीछे कोई नहीं होता है। आलोक जैसे ही आगे देखता है, काली तलवार से आलोक का गला काट देती है। आलोक भतीजा, हमने कहा था हमारे होते हुए कोई भी शादी नहीं कर सकता इस परिवार में। कुछ महीनों बाद जितेंद्र सिंह खुदकुशी करके मर जाता है। पूरे परिवार का विनाश हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत एक कॉल सेंटर में हुई थी। महेश नाम का एक आदमी था। उसकी खासियत थी कि वो कई आवाजों में बातें कर सकता था। वो अपने हर क्लाइंट से अलग आवाज में बात करता। हेलो सर, दिस इज महेश, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो सर, दिस इज महेश, हाउ कैन आई हेल्प यू? उसके इस वॉइस ओवर की कला से वो कॉल सेंटर में काफी मशहूर था। महेश का बॉस उसे काफी पसंद करता था। वेल डन महेश, तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारे प्रमोशन की बात करता हूँ। प्रमोशन की बात सुनकर महेश बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद महेश का प्रमोशन हो गया। अब वो एक आम टेलीकॉलर नहीं था, बल्कि वो एक सोशल मीडिया वॉइस एग्जीक्यूटिव था। अब उसका काम इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से बात करना था। महेश जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था, वो एक साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ कंपनी थी। यहाँ महेश को लोगों से बात करके उनकी मदद करनी थी और इसलिए महेश को 15 दिन की कड़ी ट्रेनिंग भी दी गई थी। रात के लगभग 1 बजे थे। महेश इंस्टाग्राम पर लाइव था। तभी उसे किसी जतिन का मैसेज आया। लिखा था, आई नीड हेल्प। महेश ने तुरंत जतिन को इंस्टाग्राम से वीडियो कॉल किया। वीडियो में जतिन के सामने एक जोकर था जो उससे बात कर रहा था। हेलो जतिन, बोलो क्या बात है? उसने मुझे धोखा दे दिया। किसने जतिन? मेरी गर्लफ्रेंड ने। हम 8 साल से रिलेशनशिप में थे। मैंने तो उससे शादी करने का भी फैसला लिया था, पर उस कमीनी ने मुझे धोखा दे दिया। कैसा धोखा? कल मैंने उसे मेरे ही बेस्ट फ्रेंड की गोद में बैठा हुआ देखा। मेरा तो मन कर रहा है कि दोनों का खून कर दूं। रिलैक्स जतिन, जो उन दोनों ने किया वो गलत है, पर अब जो तुम सोच रहे हो वो भी गलत है। महेश ने जतिन की स्क्रीन पर एक हिप्नोटाइजिंग एनिमेशन लगा दिया और जो जो बातें महेश बोल रहा था वो सब जतिन एक्सेप्ट कर रहा था। कुछ देर बाद जतिन शांत हो गया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है जतिन? बहुत अच्छा। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसका क्या? उसका वो देखे। मुझे तो बस अब अपनी लाइफ में फोकस करना है। थैंक यू जोकर, थैंक यू वेरी मच। You're वेलकम। महेश बहुत खुश था कि उसने किसी की मदद की। इसके बाद महेश ने कई और क्लाइंट्स को वीडियो कॉल करके उनकी मदद की, पर जल्द ही महेश इस काम से उब चुका था। वो कुछ अलग करना चाहता था। रात के लगभग 3 बजे थे। महेश को नींद आ रही थी, पर तभी उसे एक मैसेज आया सोनल का। सोनल एक 18 साल की लड़की थी। मैसेज में लिखा था कि उसे हेल्प चाहिए। वो बहुत डरी हुई है। महेश यानी जोकर ने सोनल को कॉल लगाया, पर जोकर को देखकर सोनल और डर गई। कौन हो तुम? मैं जोकर हूँ। तुमने मुझसे मदद मांगी थी। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी मदद करूँगा। नहीं। सोनल बार बार कॉल कट कर रही थी। जोकर उसे कॉल लगाए जा रहा था। महेश को बहुत मजा आ रहा था सोनल को डराने में। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। लोग मेरी वॉइस से डर भी सकते हैं। सोनल ने वीडियो कॉल उठा लिया। प्लीज प्लीज प्लीज
प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। महेश को अच्छा लग रहा था कि सोनल उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। महेश ने कॉल कट कर दिया और हंसने लगा। ये हुई ना बात। अब से महेश बीच बीच में लोगों को डराया करता। लोगों को डराने से महेश को बहुत मजा आता था। इस बीच एक संडे को महेश अपनी गर्लफ्रेंड संध्या से मिलने गया। संध्या का मूड कुछ ठीक नहीं था। क्या हुआ? ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, मैं बस बहुत बोर हो गई हूँ और अपनी सहेलियों के साथ एक ट्रिप पर जा रही हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मजे से जाओ और मस्त घूमना। महेश को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो संध्या को बहुत कम टाइम दे रहा है और धीरे धीरे संध्या उससे दूर होती जा रही है। महेश के सर पे तो बस अपनी नई जॉब का सुरूर चढ़ा था और कैसे नहीं होता, उसकी सैलरी जो 3 गुना हो चुकी थी। एक और हफ्ता बीत गया। महेश और संध्या बस फोन पे ही बातें करते थे। संध्या ट्रिप पर भी चली गई थी, पर सहेलियों के साथ नहीं, बल्कि एक लड़के के साथ। ट्रिप से लौटने के बाद संध्या गिल्ट में थी। वो महेश को सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी, पर महेश। संध्या, तुम्हारी ट्रिप अच्छी थी ना? अच्छा सुनो, अगले कुछ दिन मैं बहुत बिजी रहूंगा, तुम बुरा मत मानना, ओके? ये सुनकर संध्या ने महेश को कुछ नहीं बोला, बस अपना बैग उठाकर चली गई। महेश को संध्या का ये बर्ताव खटक रहा था। वो सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो संध्या उससे इग्नोर कर रही है। और तभी महेश के इंस्टाग्राम जोकर अकाउंट पर संध्या का मैसेज आया। संध्या का मैसेज देखकर महेश थोड़ा हैरान था। महेश ने वीडियो कॉल कनेक्ट किया। संध्या जोकर से बात कर रही थी। हेलो जोकर। हेलो संध्या, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझसे एक गलती हो गई है और मुझे गिल्टी फील हो रहा है। कैसी गलती संध्या? मैं महेश को पिछले 5 साल से डेट कर रही हूँ। पहले तो सब कुछ ठीक था, पर पिछले कुछ महीनों से वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था। ओके देन। फिर लास्ट वीक मैं एक ट्रिप पर गई थी। मैंने महेश को कहा था कि मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ, पर एक्चुअली में मैं उस ट्रिप पे एक लड़के के साथ गई थी और हमारे बीच में वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं इस लड़के को बहुत पसंद करती हूँ और महेश के साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये बात जोकर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। महेश को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रंगरलिया मना रही थी। वो आग बबूला हो रहा था और उसने बदला लेने की ठान ली। जोकर ने संध्या के सामने हिप्नोटाइजिंग स्क्रीन शुरू कर दी। संध्या, अब से मैं जो भी बोलूंगा तुम सब मानोगी। हाँ। तुम जिस लड़के के साथ ट्रिप पर गई थी, क्या वो महेश से बेहतर है? हाँ, बहुत बेहतर है। क्या तुम्हें महेश के लिए बुरा लग रहा है? नहीं, बस झिझक है कि उसे कैसे बताऊं। संध्या, जो तुमने किया वो बहुत गलत था। वो धोखा था, धोखा। महेश ने तुम पर विश्वास किया और तुमने उसी का विश्वास तोड़ दिया। हाँ, मैंने विश्वास तोड़ा है। विश्वासघात की तुम्हें सजा मिलेगी। वो तुम्हें मार देगा। संध्या को अपने कमरे में दिखने लगा। ये संध्या का भ्रम था। महेश के हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू था और महेश उस चाकू से संध्या को मारने आ रहा था। मुझे माफ कर दो महेश, माफ कर दो मुझे। महेश से बचने के लिए संध्या घर से बाहर निकली और टेरेस की ओर चल पड़ी। महेश चाकू लेकर उसका पीछा करते हुए टेरेस पर पहुंच गया। जब उसने टेरेस पर देखा तो वहां कोई नहीं था। कहाँ हो तुम संध्या? मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? जब महेश ने उस बिल्डिंग के टेरेस से झांक कर देखा तो उसे संध्या की लाश ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी हुई दिखी। जब ये बात महेश के बॉस को पता चली तो महेश को तुरंत काम से निकाल दिया गया।
अब महेश ने खुद से ही इंस्टाग्राम का एक अकाउंट बनाया और रात में लोगों को कॉल करके डराने लगा। महेश एक साइको बन चुका था। उसे लोगों को डराकर मारने में बहुत मजा आता था। मैं हूँ इंस्टाग्राम का भूत। मुंगेरी लाल की चाट की दुकान के बाहर दो आदमी बात कर रहे हैं। सुना है जंगल की गुफा में एक बहुत शक्तिशाली बाबा है। हाँ हाँ, किसी की जान लेना और उसकी आत्मा को वश में करना उसके बाएं हाथ का खेल है। काला जादू का सौदागर है। तंत्र मंत्र की सिद्धि से वो किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। मुंगेरी लाल को किसी ऐसे ही आदमी की तलाश थी। उस रात मुंगेरी लाल 2 बजे अकेले जंगल के अंदर जाता है। जंगल के बीचों बीच एक गुफा होती है जहां से जोर जोर से मंत्र चिल्लाने की आवाजें आती है। शायद इसी गुफा में काला जादू करने वाला बाबा रहता है। अंदर जाऊं या नहीं? गुफा से मंत्र जाप करने की आवाज आनी बंद हो जाती है और वो बाबा मुंगेरी लाल को आवाज देने लगता है। क्या सोच रहा है मुंगेरी लाल? अंदर आजा। मुंगेरी लाल गुफा के अंदर डरते हुए जाता है। सामने से खून की धार आ रही थी। खून देख के डर लग रहा है। अभी एक छोटी बच्ची की बलि दी है। जल्दी बोल, क्या काम है? बाबा आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और मैं गुफा के बाहर खड़ा हूँ, वो आपको कैसे पता? और भी बहुत कुछ जानता हूँ। 2 साल पहले तूने अपने ही दोस्त को पहाड़ से धक्का देकर मार दिया था ना? तू शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी औरतों के साथ बिस्तर गरम करता है। और बस बाबा, बस और कुछ मत बताओ। जल्दी बता, यहाँ क्या काम है, वरना तेरे पास खड़ा शैतान तुझे मार देगा। पर यहाँ तो कोई नहीं खड़ा है। तभी मुंगेरी लाल की कोई गर्दन पकड़ लेता है और हवा में उठा लेता है। मुंगेरी लाल छटपटाता रहता है। तभी बाबा एक इशारा करते हैं और मुंगेरी लाल की गर्दन छूट जाती है। वो जमीन पर जा गिरता है। यकीन हो गया? जल्दी बता, क्या काम है? बाबा, मैं पिछले 7 साल से चाट बेच रहा हूँ, पर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और जो मेरे बाद आए थे, आज उनके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। तो तुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है? नहीं नहीं, जो मेरे सामने बड़ी बड़ी डींगे मारता है, उन्हें बर्बाद होते हुए देखना है। ठीक है, ये नींबू ले। जिससे तुझे जलन होती है, उसके ऊपर ये नींबू फेंक देना। ठीक है बाबा। और नींबू फेंकने से पहले ओम फट स्वाहा, इसका बेड़ा गर्क हो, ये मंत्र का जाप करके फेंकना। जी बाबा। मुंगेरी लाल नींबू लेके चला जाता है। मुंगेरी लाल, तेरी खैर नहीं। अगली सुबह मुंगेरी लाल चाट की दुकान पर बैठा था। उसकी दुकान पर सत्यम नाम का पुराना ग्राहक आता है। और मुंगेरी लाल, हमारे लिए एक चाट तो बनाओ। अभी बना देते हैं। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, बहुत खुश है। अरे, हमारे घर का लोन 2 साल में ही खत्म हो गया है और ऑफिस में मैनेजर का पोस्ट भी मिला है। बहुत खुश हो गए। अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हम तो अभी भी भाड़े के ही घर में रहते हैं। अच्छा ये बताओ, पगार पानी भी बड़ा होगा है? मुंगेरी लाल, पूछो मत। अरे भाई, 1.5 लाख महीना और 2 महीने के बाद बाहर गांव जाने वाला हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ।
बाप रे, 1.5 लाख हर महीने? मेरा तो मुश्किल से 20,000 ही बनता होगा, और खाने वाले 6। इसका क्या, बीवी बच्चे और ये। अरे भाई, कहाँ खो गए? आते हैं हम, हैं? 5 साल पहले चपरासी की नौकरी करता था और अभी लखपति बन गया, और मैं यहीं का यहीं रह गया। अब से इसकी जिंदगी नरक कर दूंगा। हाँ। मुंगेरी लाल बाबा का दिया हुआ नींबू निकालता है, मंत्र का जाप करता है और उसके ऊपर फेंक देता है। सत्यम अपने घर पहुंचता है और उसके दरवाजे पर एक आदमी आता है। ये सत्यम तू ही है ना? जी। 2 दिन के अंदर ये घर खाली कर दे। जैसे तूने ये घर लिया है वो फ्रॉड था। तेरे जैसे ही 4-5 लोगों को इसने यही घर बेचा हुआ है। क्या? तभी सत्यम को बॉस का कॉल आता है। सॉरी सत्यम, मैंने वो पोस्ट दूसरे एम्प्लॉय को दे दी। नेक्स्ट टाइम आपका देखते हैं। अरे पर सर। एक पल में सत्यम की दुनिया ही बदल गई। सत्यम कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक से सत्यम अपने घर के बाहर चलने लगा, जैसे सत्यम का शरीर उसके बस में था ही नहीं। सत्यम खुद से बड़बड़ा रहा था, क्या मेरी पत्नी किसी और के साथ घूम रही है? तू पागल है, वो बस मुझे प्यार करती है। सब लोग सत्यम को अजीब तरीके से देख रहे थे। सत्यम चलते चलते एक पार्क में पहुंच गया। पार्क में उसकी पत्नी किसी पराये मर्द के साथ हंस खेल रही थी। हाँ, तुम सही कह रहे थे, अभी उसे बताता हूँ। सत्यम जिसे अपनी पत्नी समझ के मारने गया था, वो औरत दूसरी थी, सत्यम की पत्नी नहीं थी। सत्यम का दिमाग बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। वहां से भागते हुए चलती गाड़ी के सामने जा खड़ा हो गया। सत्यम की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। एक्सीडेंट में सत्यम के दोनों पैर चले जाते हैं। सामने पिताजी बैठकर रो रहे थे। बेटा, तुझे होश आ गया? 1 महीने से तू कोमा में था। तेरी ये हालत देख के बहू ने आत्महत्या कर ली, और चुटकी का भी कोई अता पता नहीं है बेटा। सत्यम जिंदा होने के बाद भी मर चुका था, और ये बात जान के मुंगेरी लाल बहुत खुश होता है। अब जिंदगी जीने का मजा आ गया है। अरे हंसते हुए चेहरे रो रहे हैं। ऐसे ही मुंगेरी लाल कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। किसी के कारोबार में आग लग जाती है तो कोई 1 दिन के अंदर ही मर जाता है, और ये सब देख मुंगेरी लाल बहुत खुश होता है। अब मुंगेरी लाल को ये करने में बहुत मजा आ रहा था। एक दिन मुंगेरी लाल की चाट की दुकान पर एक फॉरेनर आया। रॉनी, भैया मुझे एक चाट दो। मुंगेरी लाल उसे चाट देता है। 20 रुपए की चाट के लिए रॉनी 2000 रुपए देता है खुशी खुशी। रख लो 2000, वो भी 20 रुपए की चाट के लिए? लगता है बहुत पैसे वाला है। होगा भी, विदेशी जो है। इस विदेशी पे ये आखिरी नींबू मारता हूँ, मजा आ जाएगा। मुंगेरी लाल नींबू निकालता है, मंत्र का जाप करता है और रॉनी के ऊपर फेंकता है। तभी एक कार वहां से गुजरती है और नींबू कार से टकरा के मुंगेरी लाल के ऊपर ही वापस गिर जाता है। अरे बाप रे, ये तो मुझ पे ही आ गया, अब क्या होगा? तभी जोर जोर से मुंगेरी लाल का सिर घूमने लगा और वो वहीं गिर गया। मुंगेरी लाल की आंखें खुलती है, तभी वो अपने घर के रूम में होता है। मैं घर कैसे आया और मुझे चक्कर कैसे आने लगे थे? तभी एक पिशाच रूम के कोने में बैठा था।
मैं तेरे शरीर में घुस गया था। कौन है तू? मैं पिशाच हूँ। वो मंत्र वाला नींबू तेरे पे गिरा था। अब तेरी जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगा। मुंगेरी लाल जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा और पिशाच जोर जोर से हंस रहा था। मुंगेरी लाल की पत्नी रेखा भागते हुए आती है। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे अंधी है, वो देख कैसे देख देख के हंस रहा है। पर वहाँ कोई नहीं है। देख मेरे पास आ गया, बेड पे बैठ गया। कोई नहीं है यहाँ। तेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता मुझे। रेखा, सच में तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा? कितनी बार बोलूं, हम दोनों के अलावा इस रूम में कोई नहीं है। मुझे बाहर ले चल। मुंगेरी लाल के साथ जो हो रहा था वैसे ही उन सब के साथ हो रहा था जिनके ऊपर मुंगेरी लाल ने नींबू फेंका था। हमेशा वो पिशाच उनके पास घूमता रहता। एक एक करके तेरा पूरा परिवार खा जाऊंगा। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं। तेरी पत्नी, तेरे बच्चे धीरे धीरे तुझे पागल समझने लगेंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। आधी रात में मुंगेरी लाल चिल्लाने लगता। अकेले में खुद से बातें करते, हंसता रोता गुस्सा करता। अचानक से मुंगेरी लाल का शरीर काम करना बंद कर देता है। ना चल सकता था और ना ही बोल सकता था। एक दिन मुंगेरी लाल घर के हॉल में बैठा था। रेखा अनजान मर्द के साथ आई। तुम डरो मत, इसके शरीर को लकवा मारा है, ये किसी को कुछ नहीं बताएगा। रेखा उस आदमी को लेकर रूम में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। मुंगेरी लाल के सामने ये सब हो रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। उसी दिन मुंगेरी लाल वहीं बैठे बैठे मर गया। उसके मरने पर कोई दुखी नहीं हुआ था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी। मुंगेरी लाल ने कई जिंदगियां बर्बाद की थी, तो भला उसकी जिंदगी कैसे आबाद रहती।